हेलो प्यारे बच्चों, मैं मधुमाला आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारी आज की इस कक्षा में। बच्चों, आज मैं आपके सामने कक्षा 5 की हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम से एक कहानी लेकर के प्रस्तुत हुई हूँ। इसका शीर्षक है बिशन की दिलेरी और इसकी लेखिका हैं प्रतिभा नाथ जी। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, शीर्षक है बिशन की दिलेरी। बिशन बिशन एक बच्चे का नाम है और उसने ऐसी कौन सी दिलेरी, दिलेरी का अर्थ हुआ बहादुरी, यानी बिशन ने ऐसी कौन सी बहादुरी दिखाई, तो इसके बारे में हम पाठ में जानेंगे और उसकी चर्चा भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की कहानी बिशन की दिलेरी। सुबह का समय था। पहाड़ों के पीछे से सूरज झांक रहा था। 10 वर्ष का बिशन घर से बाहर निकल आया। वह रोज इसी समय इसी रास्ते से कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर जाता था। कर्नल दत्ता की पत्नी पढ़ाई में उसकी मदद करती है। फार्म से लगे सेबों के बाग में कीटनाशक दवा का छिड़काव हो रहा था और बहुत तड़के काम शुरू हो जाता था। तो बच्चों, आपने जाना कि यहाँ पर कैसे सेब के बागान थे। बिशन नाम का लड़का जो कि 10 वर्ष का था, वो अपने घर से कर्नल दत्ता के घर की ओर जा रहा था। चलिए जानते हैं आगे कहानी में। बिशन पगडंडी से अभी सड़क तक आ ही रहा था कि उसे गोली चलने की आवाज सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा, कोई भी दिखाई नहीं दिया। वह कुछ दूर ही चला था कि उसे फिर गोली चलने की आवाज सुनाई दी। इस बार एक नहीं, दो नहीं, 3 गोलियां एक साथ चली थीं। गोलियों की आवाज से पूरी घाटी गूंज गई। पंछी घबरा गए, आसमान में गोल गोल चक्कर काटने लगे। बिशन सहमकर पेड़ों की आड़ में छिपकर खड़ा हो गया। सहमकर अर्थात डरकर। जब बिशन ने गोलियों की आवाज सुनी तो वह डरकर पेड़ों के पीछे जाकर छुप गया। बिशन जहां खड़ा था वहीं चुपचाप खड़ा रहा। उसे वहां से सीढ़ी नुमा खेत और फलों के बाग साफ दिखाई दे रहे थे। खेतों में काम करते हुए किसान भी दिखाई दे रहे थे। फसल तैयार खड़ी थी। सुबह की हल्की धूप में खेत सुनहरे दिखाई दे रहे थे। बिशन अभी सोच ही रहा था कि गोली किसने और क्यों चलाई होगी कि तभी एक और गोली की आवाज आई। एकाएक बिशन को गोली चलने का कारण स्वयं ही समझ में आ गया। जब फसल पक जाती है तब गेहूं के खेतों में दाना चुगने ढेरों तीतर आ जाते हैं। बच्चों, तीतर एक प्रकार का पक्षी होता है। तो शिकारी इस बात को जानते हैं, इसलिए वे सुबह सुबह ही तीतर मारने चले आते हैं। पिछले साल भी शिकारियों ने इसी तरह बहुत से तीतर मारे थे। कुछ तीतर तो वे उठा के ले गए, बाकी को वहीं छोड़ गए। खेतों को काटते समय किसानों को बहुत से मरे और जख्मी तीतर मिलते हैं। बिशन ने सोचा, कितना दुख पहुंचाने वाला काम करते हैं ये शिकारी। वह समझ गया कि शिकारी ही तीतरों पर गोलियां चला रहे हैं, इसलिए वह पेड़ों के बीच से निकलकर खेतों के किनारे किनारे चलने लगा। वह चलते चलते सोच रहा था कि इन शिकारियों को सबक तो सिखाना जाना चाहिए, लेकिन उन्हें कैसे सबक सिखाया जाए यह उसकी समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसके पांव के पास सरसराहट सी हुई। उसने देखा कि एक घायल तीतर गेहूं की बालियों के बीच फंसा छटपटा रहा है। बिशन वहीं घुटनों के बल बैठ गया और घायल तीतर को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन घबराया हुआ तीतर छिटक कर खेत के और अंदर चला गया।
बच्चों, आप कल्पना कर सकते हैं कि यदि कोई पक्षी घायल हो और आप अकस्मात ही उसे जाकर के पकड़ने की कोशिश करेंगे तो डरा सहमा पक्षी एक बार में आपके हाथ नहीं आएगा, उल्टा आपसे दूर भाग जाएगा। यही हुआ हमारे बिशन के साथ। आगे बढ़ते हैं। बिशन जानता था कि शिकारी इस तीतर को ढूंढ नहीं पाएंगे और घायल तीतर यहीं तड़प तड़प कर मर जाएगा। उसने स्वेटर उतारा और मौका देखकर तीतर पर डाल दिया। तीतर स्वेटर में फंस तो गया। बिशन ने फिर क्या किया, उसे पकड़ लिया। बिशन ने उसे अपने सीने से चिपका लिया और खेत में से निकलकर पहाड़ी की ओर भागने लगा। वो इतना तेज चल रहा था मानो उसके पैरों में पंख लग गए हों। बच्चों, पैरों में पंख लगना अर्थात बहुत तेज दौड़ना। तो जब उसने स्वेटर में तीतर को पकड़ लिया और जोर से उसको पकड़ा हुआ था तो क्या कर रहा था, डर के मारे तेज तेज चलने लगा। कर्नल दत्ता के घर के रास्ते में एक तरफ गेहूं के खेत थे और दूसरी तरफ कंटीली तारों की बाड़ थी। बिशन वैसे तो कंटीली तारों की बाड़ में से होकर निकल सकता था, परंतु इस समय वह दोनों हाथों से तीतर को पकड़े हुए था। तीतर को संभालना बहुत जरूरी था, इसलिए वह खेतों के साथ साथ छिप छिप कर चलने लगा ताकि शिकारी उसे देख न सके। देखिए, उसने अपना दिमाग लगाया, अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और शिकारियों की नज़र से बचता हुआ और तीतर को बचाता हुआ वो आगे बढ़ने लगा। वह कुछ ही दूर गया था कि पीछे से भारी सी आवाज़ आई, लड़के रुक जा, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। लेकिन बिशन रुका नहीं, वह चुपचाप चलता रहा। रुकता है या नहीं, उस आदमी ने दोबारा चिल्लाकर कहा। तब तक बिशन कंटीली तारों के पास आ गया था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। आगे बढ़ना मुश्किल लग रहा था उसे, लेकिन फिर भी वह रुका नहीं और ना ही उसने कोई जवाब दिया। तो बच्चों, आप अनुमान लगा सकते हैं कि बिशन को जब पीछे से शिकारी रोकने की चेष्टा कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, फिर भी उसने बहादुरी दिखाई और वो डरा नहीं, निडर होकर के आगे बढ़ता रहा। तभी बिशन को भारी भरकम जूतों की आवाज़ सुनाई दी जो तेजी से उसी के पास आती जा रही थी। पीछे से आ रहा शिकारी गुस्से में जोर जोर से चिल्ला रहा था, मैं तुझे देख लूंगा, तू मेरा शिकार चुरा कर नहीं ले जा सकता। बिशन के लिए आगे निकल भागने का रास्ता नहीं था। अगर वह सड़क से जाता तो शिकारी को साफ दिखाई दे जाता, इसीलिए उसने खेतों के छोटे रास्ते से जाना तय किया। खेतों से आगे से जो रास्ता था वह कटीली और कांटेदार झाड़ियों का था। बिशन उसी रास्ते पर घुटनों के बल चलने लगा। बहुत संभल कर चलने पर भी उसके हाथ पांव पर कांटों की बहुत सी खरोंचें उभर आईं। खरोंचों से खून भी निकलने लगा। बच्चों, जैसा कि आपने अभी सुना कि कैसे तीतर को बचाते हुए वह घुटनों के बल चलने लगा। किसकी बात हो रही है? बिशन की। तो बच्चों, आप तो जानते हैं कि घुटनों के बल चलना कितना कष्टदायक होता है, पर यहाँ पर हमारे बिशन ने बहुत समझदारी दिखाई और क्या किया, इतनी मुश्किलों को पार करते हुए वह कांटेदार झाड़ियों से गुजरता हुआ आगे गया तो क्या हुआ, उसके खरोंचें आ गई पैरों पे, हाथों पर, और उन खरोंचों से खून भी निकलने लगा। उसकी कमीज की एक आस्तीन भी फट गई। वह जानता था कि कमीज फटने पर उसे मां से डांट खानी पड़ेगी, पर बिशन को तो इस बात का संतोष था कि अब तक वह तीतर की जान बचाने में कामयाब रहा। झाड़ी के बाहर आकर वह सोचने लगा कि कैसे मैं पहाड़ी के कोने से फिसलकर नीचे पहुंच जाऊं, लेकिन उस कोने में घास बहुत ज्यादा थी।
और ओस के कारण फिसलन भी थी, क्योंकि मौसम थोड़ा सर्दी का था। तो क्या हुआ कि जो घास थी उस पे ओस गिरी हुई थी, और उस ओस पे अगर वह नीचे उतरने की कोशिश करता तो फिसल सकता था। तो इस सब की जानकारी पहले से ही बिशन को थी। आगे क्या हुआ, चलिए जानते हैं। बिशन थककर वहीं एक किनारे बैठ गया। अभी वो बैठा ही था कि उसे पांव की आहट सुनाई दी। आहट का अर्थ होता है आवाज। आहट सुनते ही वो उठकर दौड़ पड़ा। दौड़ते दौड़ते वो आधी पहाड़ी पार कर चुका था। उसके कपड़े पसीने से तरबतर हो गए, फिर भी वो नहीं रुका और किसी तरह कर्नल दत्ता के फार्म हाउस के पिछवाड़े पहुंच ही गया। पिछवाड़े का रास्ता खुला हुआ था, यानी दरवाजा पीछे का खुला हुआ था। तो आपने देखा कितनी मुसीबतों को पार करके वह कर्नल दत्ता के आखिरकार फार्म हाउस में पहुंच गया। उसने ताड़ के पेड़ का सहारा लिया। बच्चों, ताड़ का पेड़ आपने देखा होगा, जिसमें ज़्यादा पत्ते नहीं होते, लेकिन वह लंबाई में बहुत बड़ा दिखता है, ठीक है। और उसी ताड़ के पेड़ का सहारा लेकर वह फार्म हाउस के अंदर पहुंच गया। तीतर को वह बड़ी सावधानी के साथ अपने सीने से लगाए हुए था। फार्म हाउस में पहुंचते ही उसने क्या पाया कि चारों तरफ खामोशी थी। बस रसोई घर से प्रेशर कुकर की सीटी की आवाज आ रही थी। मुर्गियां अभी अपने दड़बे में ही थी और गुलाब चंद सामने का बरामदा साफ कर रहा था। तो फार्म हाउस की सफाई के लिए जो व्यक्ति नियुक्त किया गया था उसका नाम है गुलाब चंद। तो बिशन जब फार्म हाउस पहुंचा तो उसने क्या क्या देखा कि मुर्गियां तो अपने दड़बे में हैं, प्रेशर की कुकर की सीटी की आवाज़ आ रही है और गुलाब चंद आगे का बरामदा साफ कर रहा था। अचानक कर्नल साहब का अल्सेशियन कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। वह किसी अजनबी को देखकर ही इस तरह भौंकता है। बिशन समझ गया कि शिकारी इधर ही आ रहे हैं। उसने इधर उधर देखा ताकि वह तीतर को कहीं अच्छी तरह से छिपा सके। एक और शेड के नीचे बहुत सारा कबाड़ पड़ा था। उसी में एक टूटी टोकरी बिशन को दिखाई दे गई। यह ठीक है, ये सोचते हुए उसने तीतर को टोकरी में रखकर क्या किया, स्वेटर से उसे ढक दिया। घायल तीतर घबराया हुआ था, इसलिए वह चुपचाप पड़ा रहा। तीतर को छुपाने के बाद बिशन ने सोचा कि अब बाहर चलकर देखना चाहिए, पर वह शिकारियों के सामने भी नहीं पड़ना चाहता था। इसलिए उसने छत पर चढ़कर बैठना ठीक समझा। बिना सीढ़ी के छत पर चढ़ना तो बस उसके लिए बहुत ही आसान काम था। वह अक्सर इस शेड की ढलवा छत के सहारे ऊपर चढ़ जाता था। तो बच्चों, अब तक हमने ये कहानी जो पढ़ी है, हमने ये जाना कि कैसे वो बचते बचाते शिकारियों से फार्म हाउस तक पहुंचा और वहां पहुंचकर उसने क्या किया, शिकारियों के सामने वो प्रस्तुत नहीं हुआ। वो नहीं जाना चाहता था। क्यों नहीं जाना चाहता था? क्योंकि शिकारी उसे पहचान सकते थे, वो पहचान लेते उसको एक बार में ही देखकर। तो इसीलिए वो ऊपर बैठ के चुपचाप सब नज़ारा देख रहा था। आगे बढ़ते हैं कहानी में। बिशन लकड़ी के खंभे पर बंदर की तरह छलांग लगाकर लटक गया और ऊपर की ओर खिसकते खिसकते छत पर जा पहुंचा। खपरेल की ढलावदार छत थी, इसलिए वह चिमनी के पीछे छिपकर बैठ गया ताकि वह किसी को दिखाई न दे और छुपकर आराम से बैठ सके, लेकिन वह स्वयं सब कुछ देख सके। तो उसने ऐसा स्थान चुना कि कोई उसे ना देख सके लेकिन वो सबको देख सके। उसने देखा कि दो शिकारी इधर ही चले आ रहे हैं और उनको देखकर कर्नल साहब का अल्सेशियन कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा है। कर्नल ने
कुत्ते को डांटा, चुप रहो, पर वो न माना। पिछले दोनों पांव पर खड़े होकर वह उछल उछल कर भौंकने लगा। वे दोनों शिकारी करीब आ गए तो कर्नल ने रौबदार आवाज में पूछा। बच्चों, रौबदार का अर्थ होता है भारी भरकम आवाज में। किसने पूछा? कर्नल साहब ने। उन्होंने पूछा, कौन हो तुम? यहाँ किस लिए आए हो? साहब, हम शिकारी हैं, हर साल यहाँ शिकार करने के लिए आते हैं। अच्छा, तो तुम ही लोगों की गोलियों की आवाजें सुनाई दे रही थी सुबह से? जी हाँ, हमारे पास लाइसेंस वाली बंदूकें हैं। सरपंच माधो सिंह भी हमें जानता है। तो तुम हर साल तीतरों का शिकार करते हो? कर्नल ने मजाक सा उड़ाते हुए कहा। जी हाँ, तीतर भी मार लेते हैं कभी कभी। अभी अभी एक लड़का हमारे शिकार तीतर को लेकर आपके यहाँ छिपा है। हम उसे ही ढूंढ रहे हैं। अच्छा, तुम जो इतने सारे तीतर मारते हो, उनका क्या करते हो? कर्नल साहब ने पूछा। सीधी सी बात है साहब, खाते हैं, दूसरे शिकारी ने जवाब दिया। फिर कुछ रुककर बोला, अब तो बस उस लड़के को ढूंढवा दीजिए साहब, वह इधर ही कहीं छुप गया है। कर्नल दत्ता ने उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और गुस्से से कहा, कैसे हो तुम लोग? हर साल आकर के इतने तीतर मार डालते हो, कुछ को खा लेते हो और बाकी को घायल करके यहाँ तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ जाते हो। जब फसल कटती है तब ढेरों मरे हुए तीतर मिलते हैं। कर्नल दत्ता की बात सुनकर वे दोनों कुछ घबरा गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कर्नल साहब इस तरह उन्हें डांट देंगे। कर्नल दत्ता ने उन्हें इतना ही कहकर नहीं छोड़ा। आगे बोले, पक्षियों को मारने और उससे ज़्यादा उन्हें घायल करके छोड़ जाने में तो कोई बहादुरी नहीं है। अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। यहाँ तुम्हारा कोई तीतर वितर नहीं है। अब जाते क्यों नहीं? खड़े क्यों हो? बिशन चिमनी के पीछे से देख रहा था और सुन रहा था। वे दोनों शिकारी बिना कुछ बोले मुड़े और वापस चले गए। कर्नल दत्ता ने गुलाब चंद से दवाई छिड़कने वाली मशीन लाने को कहा। तभी बिशन छप्पर से शेड पर होता हुआ नीचे कूद पड़ा। उसने तीतर को उठा लिया और घर में घुसते ही मालकिन को पुकारने लगा, बहू जी जल्दी आइए, यह बहुत जख्मी है, आकर इसे देखिए। बिशन की आवाज़ सुनकर कर्नल दत्ता भी अंदर जा पहुँचे और बोले, अच्छा, तो तीतर चुराने वाला लड़का तू ही था? क्या करता बाबूजी, इसे बहुत चोट लगी है, अगर मैं ना लाता तो यह मर जाता। अब तू इसका क्या करेगा? इसे पालूंगा बाबूजी, बिशन ने कहा। कर्नल साहब मुस्कुरा दिए। उन्होंने घायल तीतर की तरफ देखा। उसका एक पंख टूट गया था, अब शायद ही वह उड़ सके। जाओ, दवाइयों का बक्सा ले आओ। बिशन दौड़कर बक्सा ले आया। कर्नल दत्ता ने तीतर के पैरों का जख्म पहले तो साफ किया, फिर दवाई लगाई। पंख को फैला करके टेप लगा दिया ताकि वह ज़्यादा हिले डुले नहीं। फिर उन्होंने बिशन से कहा, बिशन, अगर तुम इसे गेंदे के पत्तों का रस दिन में 2-3 बार पिलाओगे तो फिर यह जल्दी ठीक हो जाएगा। तो बच्चों, यहाँ पर कर्नल साहब ने तीतर की मरहम पट्टी ही नहीं की, इसके अलावा उन्होंने बिशन को ये भी बताया कि उसे तीतर को कौन सी दवाई देनी चाहिए जिससे कि वह पक्षी जल्द से जल्द ठीक हो सके। तब तक बहू जी एक कटोरी में दलिया ले आई और तीतर को दलिया खिलाते हुए बोली, इसे रोज दलिया भी खिलाना बिशन, तीतर को दलिया बहुत पसंद होता है। तब तो यह बिशन के पीछे पीछे ही घूमता रहेगा, कर्नल ने हंसते हुए कहा। अच्छा बिशन, तुम जानते हो तीतर कैसे बोलता है? बहू जी ने पूछा।
बिशन ने अपने हाथों को मुंह पर रखकर तीतर की आवाज निकाली, क्वैक क्वैक क्वैक। कर्नल दत्ता ठहाका मारकर हंस पड़े। बहूजी भी मुंह पर पल्लू रखकर हंसने लगी। बिशन भी हंसता हुआ हिरण की तरह छलांगे लगाता तीतर के साथ वहां से अपने घर की ओर भाग चला। बच्चों, यहाँ पर ये जो शब्द लिखे गए हैं कि हिरण की तरह छलांगे लगाता, अर्थात खुशी में इधर उधर कूदना, क्योंकि बिशन बहुत प्रसन्न था कि उसने तीतर की जान बचा ली। अपनी जान को खतरे में डालकर उसने तीतर की जान बचाई और क्या किया, और उसने अपनी बहादुरी का सबूत दिया। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी भली भांति समझ में आ गई होगी। अब इस कहानी के पीछे हमें इसे पढ़ने के बाद क्या शिक्षा मिलती है, आइए जानते हैं। तो बच्चों, हमें भी बिशन की तरह ही पशु पक्षियों के प्रति अपने मन में प्रेम और दया का भाव रखना चाहिए। ये तो रही पहली शिक्षा। दूसरी शिक्षा ये कि किसी भी पशु पक्षी को सताना नहीं चाहिए, और यदि कोई पशु या पक्षी हमें घायल अवस्था में या किसी विपत्ति में पड़ा दिखाई दे तो हमें क्या करना चाहिए, यथासंभव उसकी मदद करनी चाहिए। यथासंभव अर्थात जितनी हो सके उसकी मदद करनी चाहिए। हमें जानवरों को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर भी संवेदना होती है। तो इसीलिए जितना हो सके जानवरों के प्रति दया और प्रेम का भाव रखना चाहिए। अब बढ़ते हैं इस पाठ से संबंधित मुख्य प्रश्न उत्तर की तरफ। पहला प्रश्न है, बिशन घायल तीतर को क्यों बचाना चाहता था? तो आपने जैसा कि इस कहानी में जाना कि किस तरह से वह जब कर्नल दत्ता के घर आ रहा था तो रास्ते में उसे कौन सा पक्षी मिला, तीतर। तो उस तीतर को घायल अवस्था में देख करके उसके मन में कौन सी भावना जगी, तो उसी भावना से ओतप्रोत होकर के वह क्यों उस पक्षी को बचाना चाहता था, जबकि शिकारी उस पक्षी को मारना चाहते थे। आइए जानते हैं इसका उत्तर। तो इसका उत्तर होगा कि घायल तीतर को देखकर बिशन का दिल पिघल गया। वह उसको घायल अवस्था में असहाय नहीं छोड़ सकता था, इसलिए उसने उठा लिया और उचित इलाज करके तीतर को उसने बचा लिया। कितना अच्छा और नेक काम किया बिशन ने। इसीलिए इस पाठ का नाम बिशन की दिलेरी रखा गया है। अगला प्रश्न देखें। घायल तीतर को बचाने के लिए बिशन को किस तरह की परेशानियां हुई? जैसा कि आपने पूरे पाठ में देखा कि कैसे वह तीतर को छुपते छुपाते बचाते कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पे पहुंचा, और फिर उसने कैसे कैसे वहां पर तीतर की रक्षा की। तो आखिर किन परेशानियों का उसने सामना किया, आइए जानते हैं। उसने झाड़ियों से गुजरकर बड़ी मुश्किल से घायल तीतर को पकड़ा। शिकारियों से बचने के लिए उसे कंटीली तारों की बाड़ में से गुजरना पड़ा। उसे घुटनों के बल भी चलना पड़ा। बहुत संभल कर चलने पर भी उसके हाथ पांव पर कांटों की बहुत सी खरोंचें आई। खरोंचों से खून भी निकलने लगा। कमीज की एक आस्तीन भी फट गई, जिसके कारण माँ की डांट खानी पड़ सकती थी उसे चिमनी के पीछे छिपना पड़ा। तीतर को बड़ी मुश्किल से उसने एक टोकरी में छिपा सका। तो बच्चों, आपने देखा कितनी मुश्किलों को पार करके उसने अंत में उस पक्षी की जान आखिरकार बचा ही ली। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को बिशन की दिलेरी पाठ अच्छे से समझ में आ गई होगी, और अब इसी के साथ विदा लेती हूँ। धन्यवाद।